वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट कर रहे हैं, तो आशा करते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स शीघ्र ही मिल जाएंगे और आप लोगों को अप्रैल से पहले अपने अपने स्कूलों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा अगर ईएमआरएस चाहेगा तो साथियों, काफ़ी दिन से एक क्वेरी आ रही है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, और मैं देखता हूँ डिस्कशन भी चलता रहता है उस पर बीच बीच में कि जो फॉर्मेट्स ज्वाइनिंग के समय जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो किस प्रकार से होंगे। क्या हम मेडिकल अभी बनवा लें, क्या हमें पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाना होगा, या क्या करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवा के रख लिया जाए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से आपकी जो ये क्वेरीज़ हैं उनका समाधान कर दिया जाए। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। इस पर हम अपॉइंटमेंट लेटर्स की डेट वगैरह पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि सभी मैं बता दूं कि जितने भी लोग बता रहे हैं कि 7 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 17 में आ जाएगा, सभी अजम्पशन है। ईएमआरएस के एंड पर कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अपडेट होती है तो बेसिक एजुकेटर पर आपको अपडेट सबसे पहले मिलती है। हम लोग अजम्पशन नहीं करते हैं, आपको अपडेट देते हैं। अपडेट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट अपडेट आपको बेसिक एजुकेटर पर ही मिलेगी। बाकी अजम्पशंस आपको 1000 जगह मिल जाएंगे। अजम्पशन नहीं करेंगे बट आशा कर सकते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स शीघ्र ही मिलेंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको फॉर्मेट्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी इससे पहले ईएमआरएस जो है रेजिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल हैं। तो रेजिडेंशियल स्कूल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो तरीके के स्कूल चलाती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में नवोदय विद्यालय समिति होती है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में नेस्ट है। तो नेस्ट जो है वो बिल्कुल जो नवोदय है उसके फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहा है, एग्ज़ाम का, ज्वाइनिंग का, सभी चीज़ों का ऑलमोस्ट। बस इसमें आपके इंटरव्यूज़ नहीं थे, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं। तो मैं नवोदय के द्वारा जो फॉर्मेट शेयर किए गए थे उसके बारे में आपको बता देता हूं, और साथ साथ केंद्रीय विद्यालय की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके जो फॉर्मेट्स जो शेयर किए गए थे उसके बारे में बता देता हूं। क्योंकि फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत काफ़ी सिमिलरिटी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ईएमआरएस की तरफ से जो आपके अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, करेक्टर, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा के जो फॉर्मेट्स दिए जाएंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, ये मैं आशा कर सकता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जब ईएमआरएस का फॉर्मेट्स दिए जाएंगे तो आपको पूरी उसके बारे में जानकारी पहले से ही अवेलेबल होगी। बाकी जब ईएमआरएस आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स देगा तो उसके साथ साथ ये फॉर्मेट्स भी आपको मेल में भेजे जाएंगे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ साथ, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट्स आपको निकालने, ये मात्र आपकी जानकारी के लिए है। बाकी जब वो फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे तो मैं आप लोगों के साथ फिर से एक वीडियो साझा करूँगा, डिटेल वीडियो होगा वो उन फॉर्मेट्स के बारे में। फिलहाल ये जो वीडियो है अभी आपकी क्वेरीज़ को समाधान करने के लिए है। तो समय व्यर्थ ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये नवोदय का जो फॉर्मेट्स हैं उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके साथ साथ आपके एक फॉर्मेट का एक उसमें 10-11 पेजेस होंगे, तो एक फॉर्मेट आएगा, उनको आपको फिल करना होगा। कुछ मेडिकल होगा, करेक्टर होगा, आइडेंटिटी होगा, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो होगा फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि ये फॉर्मेट जो है ये बताता है कि आप जो है इस जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तो पता नहीं, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, जो भी है वो, उसके लिए आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो आई के सामने यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ। आई के सामने आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आई जो भी है XYZ, सन, डॉटर, फादर, ये सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ये अपने पिताजी का नाम या अपनी पति का नाम लिखेंगे। डू हेयर बाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जो है आप अपना पोस्ट लिखेंगे, जो भी है आपका टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपका ईएमआरएस का स्कूल होगा, यहाँ पे जेएनवी है तो आगे आपका ईएमआरएस का स्कूल होगा, जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी, स्टेट जो भी होगा, और फिर यहाँ पे होगा आपका लेटर नंबर, जो कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा तो उसका एक लेटर नंबर दिया होगा, EMRS/ जो भी 3-4 नंबरों का नंबर होगा, /2023-24/ इस तरीके से एक नंबर होगा वो नंबर, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर पर जो डेट डली है वो यहाँ पर डलेगी। और फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है। इस जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे पूरा और अपना रोल नंबर लिखेंगे। इस तरीके से ये आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे आप अपना रीजनल, यहाँ पे तो रीजनल सेंटर होता है नवोदय वगैरह में, यहाँ पे क्या होगा, रीजनल ऑफिस होगा या स्टेट सोसाइटी होगी, पता नहीं, और यहाँ पर डेट हो जाएगी और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट का सिग्नेचर है। तो इस तरीके से ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है जो कि आपको देना होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर आप जब स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो आप फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, या इंटीमेशन देने के लिए अपने स्कूल को कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप उनको मेल भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप डेट से पहले अगर जाके ज्वाइन कर रहे हैं तो आप फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको पहले मेल भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फॉर्मेट आता है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो ये आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म ही है, मैं आपको बता दूं कि इस अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी होके ही आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन वो कराया जाता है, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो एक कवरिंग लेटर लिखेंगे, साथ में इस अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी लगती है और इसी को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है आपके जो
होम एड्रेस है वहाँ पर। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लगाना है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आपको नेम लिखना है, सर नेम पहले, नेम बाद में। फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस लिखना है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में पहले कहीं रहे हैं और माइग्रेट में हैं तो वो सब डिटेल देनी है। फिर उसके बाद इसमें ये लिखना है कि देखिए यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ मेंशन की गई है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years इन केस यू हैव stayed abroad, particulars of your place where you have resided for more than 1 year after attaining 21 years should be given। तो यहाँ पे मिला के बात वो है कि 21 साल के बाद अगर आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है कि आप कब से कब तक वहाँ पर रहें और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस उस दौरान क्या था। फिर उसके बाद आपको ये डिटेल्स देनी है। आपको अपने फादर का नेम लिखना है, नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। मदर का भी सेम लिखना है, वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं उनका भी लिखना है, ब्रदर का, सिस्टर का, सबका लिखना है डिटेल्स। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू योर सन्स डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर आपके लड़के या लड़की कोई अगर अब्रॉड में हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स लिखनी है कि नेशनलिटी क्या है, उनका नाम लिखना है पहले यहाँ पर। फिर उसके बाद उनकी नेशनलिटी लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कंट्री इन विच दे आर स्टडिंग और डेट फ्रॉम विच स्टडिंग, यानी कि जिस दिन से वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये डिटेल्स फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी की डिटेल्स फिल करनी है। नेशनलिटी तो ऑब्वियसली इंडियन ही होगी। फिर डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन ये फिल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और पहले प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ पे से वो जगह स्थित है। दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। ये सब चीज़ें जो हैं आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना रिलीजन लिखना है। फिर उसके बाद कास्ट, ये आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, येस या नो फिल करना है। फिर उसके बाद आपने क्लास 10th के बाद जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेन की है वो फिल करनी है। नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज विथ फुल एड्रेस यहाँ फिल करना है। एंट्रिंग डेट, लिविंग डेट ये सब फिल करनी है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम पास्ट ईयर फिल करना है, परसेंटेज फिल करना है, इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आर यू होल्डिंग ए और एनी टाइम हेल्ड एन गवर्नमेंट, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी, इफ़ सो फुल डिटेल्स। अगर आपने पहले कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी में कभी, मतलब कुल मिलाकर सरकारी नौकरी कभी की है तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ पर। इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग ए मंथ नोटिस अंडर रूल 5 सेंट्रल एनी अदर corresponding rules were any disciplinary proceeding framed against you or you have been called upon explain your conduct in any matter or at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent date before your services actually terminated। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब आपने अपना ये नोटिस पीरियड के लिए दिया कि मेरे इस दिन से मेरी सर्विसेज कंप्लीट मानी जाएगी, उस दौरान आपके ऊपर कोई मतलब विजिलेंस केस या कोई इंक्वायरी पेंडिंग तो नहीं थी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है। फिर 12B में ये सब चीज़ें, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैव यू एवर केप्ट अंडर डिटेंशन, येस नो करते रहना है। इन सब में जो भी हैं आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड में इफ़ द आंसर इन एनी ऑफ क्वेश्चन इज़ येस गिव फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस अरेस्ट। अगर इनमें से किसी में अगर आपका आंसर येस है, सब में नो है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जो फुल डिटेल्स आपको देनी है यहाँ पर। Please also see warning at the top of the attachment form. Specific answers to each of the questions should be given by striking yes or no। फिर उसके बाद 2 रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं आपके लोकेलिटी के, उनके नाम लिखने हैं और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। तो ये जो फिर ये जो 2 लोगों के नाम लिखे हुए जब आपके यहाँ पे कांस्टेबल वेरीफाई करने आएंगे तो वो इन दोनों लोगों से पता करेंगे कि हाँ भाई आपका कंडक्ट वगैरह कैसा है, आपका नेचर वगैरह कैसा है, आपके खिलाफ कभी कोई केस वेस तो नहीं हुआ है, या कुल मिला के आप यहाँ के रहने वाले, यानी इस तरीके से 2 लोगों से भी पूछा जाता है। जनरली पुलिस वाले जानकारी करते नहीं हैं बट पूछ सकते हैं चाहे तो ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसकी कॉपी आपके पुलिस वेरिफिकेशन में आती है। तो इसमें आप कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन ना दें, ये ध्यान रखना है आपको।
ये पुलिस वेरिफिकेशन में कवरिंग लेटर के साथ इस अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी ही भेजी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा। फिर उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये आप इनमें से कोई भी ऑफिशियल जो है उनसे आप बनवा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, MP या MLA, फिर उसके बाद जो SPO या SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह, या कोई मजिस्ट्रेट, या फिर जो आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया है उसके प्रिंसिपल या हेडमास्टर। 6th आपका BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, 7th में पोस्ट मास्टर, 8th में पंचायत इंस्पेक्टर्स। इनमें से किसी से भी आप ये अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, श्रीमती कुमारी वगैरह के सामने अपना नाम लिख देना है, फिर उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख देना है। और लास्ट इतने ईयर से जानता हूँ 2 साल 3 साल 1 साल 6 साल जो भी लिखवाना 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना जो बनाओगे। फिर सिग्नेचर होगा जो भी आपका ऑफिशियल है उन ऑफिशियल के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, डेट होगा, प्लेस होगा और डेजिग्नेशन और स्टेटस ऑफ द एड्रेस यहाँ पे जो है वो चीज़ें भरी जाएंगी उनके द्वारा। नेम डेजिग्नेशन फॉर एड्रेस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी DC वगैरह होते हैं, और यहाँ पे आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी शायद कमिश्नर ही हो, देखना पड़ेगा, स्टेट सोसाइटी होगी या कमिश्नर होगी, देखना पड़ेगा आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो भरा जाएगा। पोस्ट आपको अपनी यहाँ पे पोस्ट भरनी होगी इस जगह पर। यहाँ पे आपके जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमिश्नर या स्टेट सोसाइटी के जो भी कमिश्नर वगैरह होंगे, जो भी होगा वो अपॉइंटमेंट लेटर में क्लैरिटी हो जाएगी। जिसके सिग्नेचर होंगे अपॉइंटमेंट लेटर में वही आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। अभी जो रोजगार मेला में जो अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं उसमें असित गोपाल के सिग्नेचर थे, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी 99% कमिश्नर ही होंगे। इस जगह पर आपका जो साइन होने हैं वो आपका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिससे बनाएंगे उसके मोहर वगैरह इस जगह पर हो जाएंगे। तो एनीवेज आगे आपका डिक्लेरेशन वगैरह है कि कैंडिडेट मस्ट टेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड प्रायर टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, मस्ट साइन द डिक्लेरेशन अपेंडेड देयर टू। तो ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, फिर उसके बाद एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद हैव यू कभी स्मॉल पॉक्स वगैरह हुए हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है आपको। फिर उसके बाद एनी अदर डिसीज़ और एक्सीडेंट रिक्वायर्ड कन्फाइनमेंट टू बेड एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, कभी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है तो उसकी डिटेल्स, लास्ट वैक्सीन आपको कब लगी थी उसका डिटेल्स दे देनी है। हैव यू और एनी ऑफ योर नियर रिलेशन हैव बीन अफेक्टेड विद कंजम्पशन, स्क्रोफला, गॉट, अस्थमा, फिट्स, ये सब बीमारी अगर आप में से किसी को है तो मतलब आपको या आपके नियर रिलेशन यानी कि माता पिता भाई बहन में से किसी को है तो वो डिटेल्स देनी है। हैव यू सफ़र्ड फ्रॉम एनी ऑफ द नर्वसनेस ड्यूरिंग ओवरलोड, इसमें नील हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हैव यू बीन एग्जामिन्ड बाय एंड डिक्लेयर्ड अनफिट, अगर कभी पहले आपको पिछले 3 सालों के दौरान गवर्नमेंट सर्विस के लिए अनफिट करार दिया गया तो उसकी डिटेल्स लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स भरनी है। फादर की एज अगर जिंदा है तो उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर एक्सपायर हो गए तो उनकी डेथ का रीज़न, ब्रदर वगैरह कितने आपके भाई बहन हैं, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स अगर वो जिंदा है तो उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर वो ख़त्म हो गए तो उनकी मृत्यु का कारण ऐसी मदर का है ऐसी सिस्टर का है। ये सब फिल करके आप यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर में आप अपना कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे जो है इस जगह पे जो आपका जहाँ पे CMO ऑफिस में आप अपने मेडिकल बनवाने जा रहे हैं वहाँ पे ये वो ऑफिसर अपना नाम लिखेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, यहाँ पर CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर साइन इन माई प्रेजेंस, यहाँ पे वो अपने साइन कर लेगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे भी जो CMO हैं उनके सिग्नेचर होंगे। फिर उसके बाद ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कास्ट, रेस, रेसिडेंस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट लिखेंगे सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति कैन नॉट डिस्कवर एक्सेप्ट, अगर यहाँ पे कोई बीमारी है तो वो लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे नील हो जाएगा। फिर उसके बाद आई डोंट कंसिडर यहाँ पे अपनी एज लिख देंगे, ही अपीयर्स टू बी अबाउट, यहाँ पे दोबारा से अपनी एज लिख देंगे, बस ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब एंड फिंगर इंप्रेशन, इस जगह पे आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब और फिंगर इंप्रेशन देंगे, 5 उंगली की छाप यानी कि। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे टेकन बिफोर, वहाँ पे यहाँ पे अपना ऑफिसर अपना नाम लिखेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन भी करते हैं शायद। और फिर उसके बाद एक
यहाँ पे वो डेट वगैरह डाल देंगे। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना किससे है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है। उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल ना हो तो जिला चिकित्सालय के जो CMS होते हैं, CMO और CMS सेम रैंक होती है। CMO अगर अवेलेबल है तो CMO से बनवाइए चीफ मेडिकल ऑफिसर से। अगर CMO अवेलेबल नहीं है तो जिला चिकित्सालय में जाके वहाँ पे चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होते हैं, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यानी कि चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट यानी कि CMS होते हैं। आप CMS से मेडिकल बनवा लीजिए जिला चिकित्सालय के, या चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवा लीजिए। दोनों का मेडिकल जो है वो मान्य होता है। तो आप अपना दोनों में से किसी भी ऑफिसर से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। जो दिल्ली वगैरह के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे आपको CMO नहीं मिलेंगे, तो आपको जो आपके जो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जीबी पंत वगैरह हो गया, तो उन हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिन होगा और फिर उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर होंगे, जो भी सिविल सर्जन रैंक के जो ऑफिसर होंगे, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वहाँ पे दिल्ली वगैरह में आपको CMO अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाके ही मेडिकल बनवाना होता है। वहाँ पे सिविल सर्जन रैंक का जो ऑफिसर होगा वो आपको मेडिकल इशू करता है। अन्य स्टेट्स में जो CMO रैंक के ऑफिसर होंगे वो इस मेडिकल को बना सकते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी हॉस्पिटल के, जैसे उत्तर प्रदेश में CHC होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके मेडिकल ऑफिसर से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देते हैं तो वो मान्य नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर हर हॉस्पिटल में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उसके भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेल्थ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके द्वारा जारी किया गया ये सर्टिफिकेट लागू हो जाएगा या वैलिड हो जाएगा, नहीं। आपको जो जिला लेवल के जो अधिकारी हैं सबसे बड़े चिकित्सा विभाग के, उनके साइन लेने हैं, यानी कि CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन लेने हैं, या जिला चिकित्सालय के चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट यानी कि CMS के साइन लेने हैं। या अगर CMO CMS नहीं होते हैं आपके राज्य में, जैसे दिल्ली में नहीं होते हैं, तो इन दैट केस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपका सबसे बड़ा, जो भी वहाँ पे दिल्ली में 6-7 हॉस्पिटल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर जाकर आपको मेडिकल बनवाना होगा। तो वहाँ पर सिविल सर्जन रैंक का जो ऑफिसर होगा आपको मेडिकल इशू करेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे। फिलहाल अब ये इमीडिएट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन देनी होगी। डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, इस प्रकार से डिक्लेरेशन होती है कि मेरी एक ही बीवी है, मेरी एक ही हस्बैंड है, इस तरीके से। मेरे एक से ज़्यादा जीवित बीवी या हस्बैंड वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद होम टाउन डिक्लेरेशन देना होता है। साथ ही मैं बता दूं, होम टाउन डिक्लेरेशन को बड़े ही ध्यान से देना। पूरी सर्विस के दौरान आप सिर्फ एक बार अपना होम टाउन बदल सकते हैं। तो होम टाउन डिक्लेरेशन जो है वो एक बड़े ध्यान से देना कि LTC आपको होम टाउन से ही मिलती है। तो होम टाउन आप पूरी सर्विस में एक बार ही बदल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना विवाहित महिला वगैरह जो है सोच समझ के दें। ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब मैं संविधान के प्रति बाध्य हूँ और उसके आगे मतलब कुछ नहीं करूँगा, इस तरीके से वो देना है। तो ये दे देना है शपथ। फिर फैमिली डिटेल्स वगैरह देनी है कि आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले यहाँ पर, सबसे ऊपर अपना नाम, डेजिग्नेशन TGT हिंदी इंग्लिश जो भी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी है, यहाँ पे अपना डिटेल्स लिखनी है फैमिली मेम्बर्स वगैरह की। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे फैमिली मेम्बर का, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई बहन जो भी है, वेदर फुली डिपेंडेंट है या नहीं है, इनिशियल्स ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिसर, पता नहीं ये क्या है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी है। फिर यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट में आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, डेट ऑफ प्लेस कर देनी है। अंडरटेकिंग, जरा ये रेजिडेंशियल स्कूल होता है ना वो तो अंडरटेकिंग देना होता है पॉक्सो वगैरह के बारे में कि मतलब जो ये सेक्स अब्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, तो उनसे उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं तो वो उससे बचने के लिए ये आपको अंडरटेकिंग देनी होती है। कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, आई अंडरस्टैंड, मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में पता है। दूसरा, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो क्रिमिनल बैकग्राउंड और सस्पिशंस ऑफ हैविंग कमिटेड सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड, इस तरीके का मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आई ऑलवेज courteous to polite to all the student, take steps to ensure the students are assured that they are living in safe environment। इस तरीके की आपको डिक्लेरेशन देनी है। और फिर उसके बाद एक विटनेस भी चाहिए, तो आप लोग एक दूसरे को विटनेस बना सकते हैं वहाँ पर। कुल मिला के बात ये है, काउंटर साइन जो है वो प्रिंसिपल करते हैं। फिर उसके बाद ये आपका OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया, इस तरीके से आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो इसमें आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। मैं KVS का ही बता देता हूँ क्योंकि इन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाएगा। तो पहला आपका एक्सेप्टेंस लेटर है, जो कि मैंने अभी नवोदय में आपको बता दिया कि आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, मेमो नंबर में लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर का नंबर है वो लिखेंगे, डेट में डेट लिखेंगे, अपने साइन करेंगे, नेम लिखेंगे। ये हो गया आपका ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट में भी वही सेम उसी तरीके का है, नेम लिखना है, कास्ट प्लेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सब चीज़ें लिखने के बाद आई हेयर बाय, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट ऑफ केंद्रीय विद्यालय के अपने स्कूल का नाम, यानी कि EMRS में आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, पुनः डिस्कवर यानी एक्सेप्ट मिल आ जाएगा। अगर प्रेग्नेंट वाले मैटर है तो वो अलग है, प्रेग्नेंट वालों को 6 वीक को रिलैक्सेशन मिल जाता है ज्वाइनिंग के लिए, अदरवाइज़ नहीं है तो उसके बारे में बाद में बता दूँगा। बाकी
नॉट प्रेग्नेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको केंद्रीय विद्यालय जो या EMRS में आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज लिखनी है, और ही और शी अपीयर्स टू बी अबाउट इतना एज, सेम एज को रिपीट कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड के 5 उंगलियों की छाप लगनी है। फिर उसके बाद अपने सिग्नेचर टेकन बिफोर वही चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो भी है, नेम ऑफ द ऑफिसर लिखा जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन लिख दिया जाएगा, जो भी है CMS है, CMO है या जो भी है, ऑन डेट यहाँ पे अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले पेज पर साइन होने हैं इसके। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखना है कि मेरी एक बीवी है, एक पति है, एक से ज़्यादा बीवी पति वगैरह नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। ये इसमें भी देखिए, इस वाले जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी जो CMO है उसके साइन होते हैं। तो एक तो ये वाला फॉर्मेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट वाला, और एक स्टेटमेंट वाला। ऐसे ही नवोदय में भी 2 पेज थे, 2 पेज पे जो CMO थे उनके सिग्नेचर होने थे। सेम ही तरीके का फॉर्मेट है, नेम लिखना है, एज, वो प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह लिखना है, कभी स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं हुई हैं, कब लास्ट वैक्सीनेट हुए थे, कब ओवर नर्वसनेस तो नहीं होती है, कभी अनफिट तो घोषित नहीं किया गया है, अस्थमा वगैरह तो नहीं है, फैमिली मेम्बर्स वगैरह को फैमिली मेम्बर की डिटेल्स वगैरह लिखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद वही बात, कैंडिडेट सिग्नेचर हो जाएगा, साइन इन माई प्रेजेंस, वो CM अपना नाम लिख देगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो भी है। फिर उसके बाद सिग्नेचर हो जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर के। तो ये आपके 2 पेज हैं, उस पर मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। फिर उस तरीके से आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद ओथ, ये संविधान के प्रति बाध्यता का है, ओथ ये करना होता है। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म, देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। इसमें आपको नाम वगैरह लिखना है, जो मैंने नवोदय में बताया था सेम उस तरीके से है। फिर ये सब चीज़ें फिल कर देनी है आपको। फिल करने के बाद बिल्कुल सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है बहुत। कभी आप नौकरी में रहें तो उन सब चीज़ों की डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। अगर आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया है तो उसकी डिटेल्स लिखनी है, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखने हैं, और इसके यहाँ पे साइन करने देने, अपने नाम लिख देने हैं। और यही अटेस्टेशन फॉर्म आपका पुलिस वेरिफिकेशन के समय कॉपी होके आता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आप इनमें से 8 पॉइंट हैं, सेम जो मैंने अभी पीछे बताया, सेम 8 लोगों में से किसी से भी साइन करा सकते हैं। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है। इस प्रकार से आप लोगों को बाहर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के 2 पेज होते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल से, यानी कि गेजेटेड ऑफिसर से, और उसके अलावा एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी भी, ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8 लोगों में से किसी भी एक आदमी से बनवा सकते हैं, चाहे वो गेजेटेड ऑफिसर हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, MP MLA हो, SPO STM हो, तहसीलदार हो, प्रिंसिपल हो लास्ट गवर्नमेंट स्कूल, मतलब आपके लास्ट स्टडी स्कूल का, पोस्ट मास्टर हो, BDO हो या पंचायत इंस्पेक्टर हो। तो इस प्रकार से आपको मेडिकल के 2 पेज आपको बाहर से बनवाने होंगे, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या CMS से बनेगा, या आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके जो दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से बनेगा। और अदर स्टेट वालों के CMO होते ही हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट्स में क्या होता है। उसके अलावा आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जबकि स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं 8 पॉइंट्स हैं, उनमें से किसी से भी। इसके अलावा 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, कहीं कहीं 2 मांगे जाते हैं, कहीं कहीं 1 मांगा जाता है, तो देख लीजिएगा ये EMRS कितने मांगेगा। उसके अलावा आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आपको पुलिस सबमिट होगा अटेस्टेशन फॉर्म वहाँ पर। उसके बाद वही उसी की कॉपी होकर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के समय प्रिंसिपल भेजेगा। प्रिंसिपल पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना होता है। इसके साथ साथ आपको एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो भरना होता है कि मैं हाँ इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए विलिंग हूँ। साथ ही मैं बता दूँ, पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भेजेगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आप ये सोच सकते हैं कि EMRS की ज्वाइनिंग के बाद ये सब सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगेगा, तो मैं इनको पहले से बनवा के रख लेता हूँ। नहीं, क्योंकि आपको पहली बात तो फॉर्मेट्स नहीं पता है, दूसरी बात अगर फॉर्मेट किसी को पता चल भी जाता है, सपोज़ EMRS पहले जारी कर देते हैं कुछ भी, जिस दिन आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी होगा, यानी कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो डेट होगी उसके बाद ही आप ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो मान्य होंगे। मान लीजिए आप मेडिकल उससे पहले बनवा लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर से पहले, उस मेडिकल की वैल्यू नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट लेटर से पहले की डेट का बनवा लेते हैं, उस करेक्टर सर्टिफिकेट की, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स की जो डेट होनी चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स की डेट अपॉइंटमेंट लेटर के बाद की होनी चाहिए। आई होप आप लोगों की जो मोस्टली क्वेरीज़ हैं वो समाधान हो गया होगा। बाकी EMRS द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर्स को जारी करने का वेट करते हैं। उसके साथ साथ ये अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जो भी हैं सभी के फॉर्मेट्स दिए जाएंगे और उस पर एक विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।